जय हिंद दोस्तों। अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। आज की सीरीज में मैं खान सर के इतिहास की नोट्स का अध्ययन करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 है प्रागैतिहासिक काल। अब ये जो प्रागैतिहासिक काल है, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है इसका लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। और ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि इसके लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं। तो ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ? इसके लिखित साक्ष्य भी आप पाएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिलेंगे लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका है और प्रागैतिहासिक काल का केवल साक्ष्य उपकरणों के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, इसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और इसी में ताम्रपाषाण काल भी आता है। और आगे आप एक महापाषाण काल भी पढ़ेंगे जो कि साउथ इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, ब्रॉन्ज, हड़प्पन, ये आप देखेंगे। ऐतिहासिक काल में एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल, मध्यकाल मेडिवल पीरियड, आधुनिक काल मॉडर्न पीरियड, नेहरू काल और विश्व, इतनी चीजें इसमें कवर की जाएंगी। तो आइए देखते हैं इतिहास क्या है। दोस्तों, अतीत का अध्ययन ही हर एक वर्तमान की घटना इतिहास बन के रह जाती है यदि उसमें घटना क्रम कोई अच्छा इवेंट है, तब वो इतिहास बनती है। तो अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। अतीत के अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं? इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। फैक्ट फैक्ट आप देखते जाइए कि इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं। जबकि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? मानव जाति का पालना, मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। और सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। इतिहास को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। तो आइए हम लोग पहले खंड का अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन क्या होगी? जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो फिर इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि प्रागैतिहासिक काल भी था? तो उस समय के मानव की जो जानकारी प्राप्त होती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है। तो ये पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स को आप लिख लीजिए। प्रागैतिहासिक काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, पुरातात्विक साक्ष्यों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। तो पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो आइए पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज, वह समय जब मानव पत्थर के औजार बनाता था। मानव को लोहे एवं तांबे का कोई ज्ञान नहीं था, यानी धातुओं का ज्ञान नहीं था। तब मानव पत्थरों से औजार बना करके, पत्थरों में भी कई कैटेगरी हैं, कभी मोटे औजार बनते थे, फिर धीरे धीरे नुकीले औजार, धारदार औजार बनाने लगा।
तो जैसे-जैसे इन औज़ारों में परिवर्तन, हथियारों में परिवर्तन होता गया, मानव के रहवास में परिवर्तन होता गया, उस आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल को विभिन्न वर्गों में बाँटा गया। किसी को पुरा पाषाण काल कहा गया, पैलियोलिथिक एज, किसी को मध्य पाषाण काल कहा गया और किसी को नवपाषाण काल कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि धीरे-धीरे औज़ारों के संरचना में, औज़ारों के आकार प्रकार में, प्रकृति में अंतर होता गया। निवास में, शिकार करने की आदत में, शिकार करने की प्रकृति में परिवर्तन आता गया। यही कारण है कि पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा जाता है। पुराना वाला पुरा पाषाण काल, जो बीच वाला है उसे मध्य पाषाण काल, कुछ परिवर्तन होते रहे और समय के साथ जो परिवर्तन हुआ तो नवपाषाण काल। और इसमें विभिन्न खोजें की गई, उन खोजों को अपन पढ़ेंगे। किस प्रकार से मानव रहता था, क्या कैसे शिकार करता था, कौन-कौन से औज़ार उपयोग करता था। तो पाषाण काल में हमें केवल यही पढ़ना है, औज़ार कौन-कौन से उपयोग करता था, कहाँ रहता था, किस प्रकार से शिकार करता था और जो सोसाइटी उनकी थी, सोसाइटी क्या थी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए देखते हैं पाषाण काल में मानव पत्थर के औज़ार व हथियार का उपयोग करता था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा गया। भारत में सर्वप्रथम 1863 की बात है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज, तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज में कोई पूछेगा तो आपको बताना है 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। भारतीय पुरातत्व का पिता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। मेरे साथ बोलिए, भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है भाई? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? तो ये मेरे प्यारे एमपी इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1984 में होती है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन। साइट में जाकर देखिएगा, इसमें बहुत ही अच्छी आपको ये संग्रहालय है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने। मिलने वाले धातुओं के आधार पर नामकरण, धातु के आधार पर नामकरण किसने किया था? क्रिश्चियन थॉमस ने मिलने वाले धातुओं के आधार पर नामकरण करना शुरू किया। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल का जो समय है वह 20 लाख से बीसी से 12,000 बीसी। अब यहाँ पर बीसी, जो नए बच्चे हैं उनको समझाना चाहूंगा बीसी क्या होता है। बीसी और एडी में क्या फर्क है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। 1 ईस्वी में ईसा मसीह जी का जन्म माना जाता है, 1 ईस्वी सन में ईसा मसीह के जन्म को माना जाता है। इसके पहले जो समय काल था उसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से 40 वर्ष पूर्व कहें तो इसको अपन 40 बीसी कहेंगे। यदि 2000 वर्ष पूर्व कहें तो इसे 2000 बीसी कहेंगे। ठीक है। और एडी का मतलब होता है आफ्टर डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो जैसे आज लगा है 2025, तो 2025 वर्ष हो गए। ठीक है। 2025 वर्ष है और 40 वर्ष है, जोड़ देंगे तो 2065 वर्ष हो चुके हैं इस 40 बीसी से अब तक का समय। ठीक है। इस प्रकार से इसको अपन निकाल सकते हैं। आशा कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को क्या कहा जाता था? इस समय के मानव को ही आदि मानव की संज्ञा दी जाती थी। इस समय का मानव कैसा होता था? खाना बदोश, खाद्य संग्राहक हुआ करता था। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ खाना बदोश का?
जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। भटक भटक के अपना भोजन के लिए भटकता रहता था। जानवरों की भांति अपना पेट भरना। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आग की खोज कर ली गई थी, लेकिन उपयोग करना नवपाषाण काल के बाद होता है। ये आप स्पष्ट तरीके से समझ लीजिएगा कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो हुई, लेकिन जो उपयोग करना सीखा गया वो नवपाषाण काल में सीखा गया। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार बनाता था। बड़े बड़े औजार होते थे और इस्तेमाल करके शिकार करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी, तो चित्रकारी, आग की खोज और बड़े बड़े औजार, तीन चीजें पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। भीमबेटका की गुफाओं में पुरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि मध्य प्रदेश में रायसेन के अब्दुल्लागंज में है। ठीक है। मध्य पाषाण काल 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। अर्थात 10,002 मतलब 12,025 वर्ष पूर्व की बात है ना। 12,025 वर्ष पूर्व, 2025 अभी जोड़ दीजिए इसमें तो ठीक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है? मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने 1867 में दिया था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार, वही बता रहा हूँ कि हथियार पहले बहुत बड़े होंगे। जब नौसिखिया होता है आदमी तो अच्छे तरीके से उसमें धारदार हथियार थोड़ी बना पाएगा। उसमें अच्छी महारत हासिल नहीं होती, अच्छे तरीके से नहीं बना पाते। तो मध्य पाषाण काल में छोटे आकार के हथियार बनने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू कर दिया था। कब से? मध्य पाषाण काल से। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव के जो दफनाने का, कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है? तो कश्मीर से मिला है। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ में मानव के अस्थिपंजर के अवशेष मिले हैं। मानव के अस्थिपंजर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? यूपी के प्रतापगढ़ से मिले हैं। यूपी के प्रतापगढ़ से मिले हैं। सराय नाहर और महदहा नामक दो स्थान है यहाँ पर प्रतापगढ़ में। सराय नाहर और महदहा, यहाँ मानव के अस्थिपंजर के सबसे पहला अवशेष मिला है। सराय नाहर, महदहा, तो ये लोकेशन पूछा जा सकता है। तीन तरीके से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है? तीन ठो दे देंगे मध्य पाषाण काल के स्थल, और फिर एक ठो दे देगा अन्य का, तो ये संबंधित नहीं है। और ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से मानव के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? तो मानव के अस्थिपंजर सराय नाहर और महदहा से। पूछ देगा सराय नाहर और महदहा निम्नलिखित में से किस स्टेट में है? तो यूपी में है, यूपी के प्रतापगढ़। ठीक है। चलिए, नौ या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल कहते हैं। 10,000 बीसी से 3,000 बीसी, 10,000 से 3,000 बीसी। इसके बाद तो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाता है। तो हमने देखा 20 लाख से 12,000 बीसी। ठीक है, देख लीजिए पूरा पाषाण काल का 20 लाख से 12,000 बीसी था। 12,000 बीसी से फिर 10,000 बीसी। ठीक है, 20 लाख से 12,000 बीसी सबसे पुराना, ज्यादा समय पूरा पाषाण काल का ही था। 12,000 माने 20 लाख से 12,000 बीसी। और इसके बाद 12,000 बीसी से 10,000 बीसी, ये हो गया मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल 10,000 बीसी से 3,000 बीसी। ठीक है। तो नव पाषाण काल की उपलब्धियां देख लीजिए। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? सर जॉन लुबाक ने। सर जॉन लुबाक ने जानकारी दिया। सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया था मध्य पाषाण मतलब नव या उत्तर पाषाण काल की जानकारी। इस काल में मानव ने स्थायी आवास, तो ये उपलब्धि रही है स्थायी आवास। साथ ही कृषि तथा पशुपालन, और ये भी महत्वपूर्ण है, कृषि और पशुपालन, स्थायी आवास, कृषि तथा पशुपालन। मानव ने इस काल में पहिया और मन का घड़ा, पहिया तथा मन का घड़ा की खोज कर ली। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको याद कर लीजिए। उत्तर पाषाण काल में स्थायी आवास, कृषि तथा पशुपालन, पहिया तथा मन का। कर्नाटक के मैसूर के पास, कर्नाटक में मैसूर के पास एक संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूर्व स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं।
पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ को पशुपालन के साक्ष्य मिले मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। बागौर राजस्थान में बहुत सारे उपकरण मिले हुए हैं। बागौर राजस्थान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण कालीन। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? कुत्ता था। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थल दिए गए हैं, इन स्थलों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है मेहरगढ़। 3 मार्कर में एमपीपीएससी में ये पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो आना ही है सभी एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वनडे एग्जाम्स हो, चाहे पीसीएस एग्जाम्स हो, प्रीलिम्स मेंस सभी में पूछा जाएगा। मेहरगढ़, मेहरगढ़ की अवस्थिति किस, यदि मेंस में पूछता है तो किन किन आधारों पर आप लिख सकते हैं? तो पहला तो ये आधार होगा आपका, पहला तो आप लिखेंगे कि अवस्थिति मतलब है कहाँ, यह स्थल अवस्थिति लिखेंगे। फिर लिखेंगे यह एक मध्यकालीन या कुछ भी पूरा पाषाण कालीन जो भी हो और स्थल है। फिर तीसरा नंबर लिखेंगे प्राप्त होने वाले साक्ष्य, मतलब यहाँ से किस किस किन किन चीजों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तीन स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ है? अवस्थित इसकी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 बीसी सुलेमान और किरथार पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिली। जौ और गेहूं माने कृषि के साक्ष्य मिले। बुर्ज होम कहाँ अवस्थित है? कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास मिला है। क्या मिला है? गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। फिर गुफ कराल, सबसे पहले ये है कहाँ? यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण गुप्त कराल से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में। कोल्डिहवा कहाँ है? कोल्डिहवा है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है 6000 ईस्वी पूर्व का, 6000 बीसी का चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। मिर्जापुर के आसपास से बेलन घाटी बहती है। चिराद, चिरांद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? चिरांद। ये चिरांद कहाँ है? बिहार के सारण जिले में है। लहुरा देव, लहुरा देव या लेहुरा देव, यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 बीसी से 7000 ईस्वी के बीच बीसी के बीच प्राप्त हुआ है। फिर दमदमा, दमदमा यह एक ही कब्र से, यहाँ के एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। अब इसके बाद देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल का अंतिम समय, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। जाहिर सी बात है कि तांबे की खोज हो चुकी होगी, जिसका कारण औद्योगिकरण, जिसके कारण औद्योगिकरण शुरू हो जाता है। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। आहार और गिलुंद, ये ताम्रपाषाण के पूरा स्थल है। आहार और गिलुंद जो कि राजस्थान में है। आहार और गिलुंद कहाँ पर है? आहार और गिलुंद पूरा स्थल राजस्थान के बनास घाटी क्षेत्र में फैले हुए ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती था। इसको ताम्बवती या तांबा वाली जगह कहा जाता था आहार को। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड माना जाता है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण युग का सर्वोत्तम मृदभांड है। बिहार में सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह, नरहन ताम्रपाषाण कालीन है। तो ये याद रखना है आपको। शनिवार, सोनपुर, ताराडीह ये हैं बिहार में स्थित हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन भी स्थित हैं। और महिष दल पश्चिम बंगाल के ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां हैं। महिष दल पश्चिम बंगाल में ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में है, एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है, जिसका उत्खनन एच डी सांकलिया ने किया था। इनाम गांव ताम्रपाषाण कालीन स्थल ही है, जो कि सबसे बड़ी बस्ती थी युग की, माने ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव थी। यहाँ के लोग
विशेषकर मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्र पाषाणकालीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा ही मानी जाती है। बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाने का साक्ष्य महाराष्ट्र के चंदौली और निवासा। यहाँ देखिएगा, बच्चों के गले में क्या पहना देते थे? तांबों के मनके। और उन्हें दफनाने के साक्ष्य किन किन बस्तियों से प्राप्त हुए हैं? चंदौली और नेवासा, महाराष्ट्र में जो कि हैं। चंदौली और नेवासा महा मतलब ताम्रपाषाणकालीन बस्तियां महाराष्ट्र में हैं, जहां तांबे के मन के बच्चों को पहनाते थे और दफना देते थे। स्टेटाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थर। स्टेटाइट और कार्नेलियन ताम्रपाषाण की प्रमुख कीमती पत्थरों में से एक थे। जिनके पास ये वस्तुएं होती थीं वे धनी कहलाते थे। कौन कौन? एस्टेटाइट और कार्नेलियन। चित्रित मृदभांड का सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण में काल में हुआ था। चित्रित मृदभांड का यानी जो चित्रित मृदभांड है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल ताम्रपाषाण काल में हुआ था। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण लोगों ने कालीन लोगों ने हिम प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए थे। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। ताम्रपाषाण युग में के बात ये नोटेबल है कि लिखने की कला भी नहीं पता थी इनको और ये नगरों में नहीं रहते थे। सबसे बड़ी ताम्र उपकरण मध्य प्रदेश के गुंगेरिया में प्राप्त हुआ, जो कि बालाघाट में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुआ है सबसे बड़ी ताम्र उपकरण की धरोहर। आइए जोरवे संस्कृति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जोरवे संस्कृति ये महाराष्ट्र में प्रचलित था, एक ग्रामीण संस्कृति है। जोरवे संस्कृति के बारे में पूछे तो अवस्थिति महाराष्ट्र में प्रचलित ग्रामीण संस्कृति है। प्रकृति इसकी हो गई। इस संस्कृति के अंतर्गत निम्नलिखित पुरा स्थल थे। कौन कौन से पुरा स्थल थे? सभी महाराष्ट्र में हैं। इनाम गांव, नासिक, नेवासा और दयमाबाद, ये सभी जोरवे संस्कृति से रिलेटेड स्थल हैं जो कि महाराष्ट्र में हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं और ये सूची है। इस सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। युग, स्थान, प्रमुख साक्ष्य। पाषाण युग, बोरी जो कि मुंबई में है, यहाँ से कुल्हाड़ी, कंडक, चोपर के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सोहन घाटी, यहाँ चौपर चौपिंग संस्कृति दिखाई पड़ती है। चौपर का मतलब होता है एक तरफा धार वाला उपकरण। चौपर क्या है? एक तरफा धार वाला उपकरण होता था। चैपिंग, दोहरी धार वाले काटने के औजारों को चैपिंग कहा जाता था। तो यदि अब ये चौपर चौपिंग संस्कृति मेंस में आ जाती है तो इसको कैसे आप मेंस में लिख पाएंगे? तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि अवस्थिति कहाँ है, यह संस्कृति डेवलप कहाँ हुई, इस संस्कृति का संबंध किससे है, इस संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं, और चौपर चौपर क्या है, चौपिंग क्या है, और इस संस्कृति के महत्व क्या हैं। इस तरीके से 6 पॉइंट आप अच्छे से लिख सकते हैं। फिर भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन में है। देश की चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है यह। चौतरा मंडी हिमाचल प्रदेश में है। चौतरा यह सोहन संस्कृति से संबंधित है। तो एक स्थान आपको मिल गया यहाँ पर जो स्थल लिखे थे, तो सोहन, चौतरा लिख सकते हैं। अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम चेन्नई के तमिलनाडु के चेन्नई में है। यहाँ मिश्रित एबी वैली तथा एसोली उपकरण प्राप्त हुए हैं। एबी वैली और एसोली उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? अतिरमपक्कम से, चेन्नई में है जो कि। पल्लवनम भी चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में है। ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1864 में यहाँ पुरापाषाणकालीन स्थल है औजारों की खोज की थी। बेलन घाटी जो कि मिर्जापुर यूपी में है, आरंभिक पुरापाषाणकालीन स्थल है। आरंभिक पुरापाषाणकालीन औजार यहाँ से मिले हैं। फिर मध्य पाषाणकालीन स्थल देख लेते हैं। आइए,
मध्य पाषाण कालीन स्थल में बागौर बहुत ही फेमस है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, और राजस्थान के भीलवाड़ा में है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल यही, इसी को बागौर को मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त होते हैं। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ यूपी में है। शवों को आवासीय क्षेत्र में दफनाया जाता था, यहाँ शवों को आवासीय क्षेत्र में दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। सराय नाहर राय। और महादहा तथा दमदमा, महादहा तथा दमदमा प्रतापगढ़ यूपी में ही है। पुरुष स्त्री दोहरा समाधान के साक्ष्य मिलते हैं महादहा दमदमा से। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बागौर की तरह ही यहाँ से भी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं प्रारंभिक आरंभिक पशुपालन के साक्ष्य, और ये राजस्थान में बागौर से। ये सभी मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। सराय नाहर राय, माधा, दमदमा, आदमगढ़, बागौर। पूरा पाषाण कालीन स्थलों में आप देख लीजिए कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लीजिए। बोरी है मुंबई में, सोहन घाटी पाकिस्तान के पंजाब में, भीमबेटका राजस्थान मध्य प्रदेश में, चौतरा मंडी हिमाचल प्रदेश में, अतिरमपक्कम तमिलनाडु चेन्नई में, पल्लवरम तमिलनाडु चेन्नई में, बेलन घाटी यूपी मिर्जापुर में। ये सभी पूरा पाषाण कालीन स्थल हैं। मध्य पाषाण काल में सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा, आदमगढ़ हैं। अब नवपाषाण कालीन स्थल देखते हैं, मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। नवपाषाण कालीन स्थल। नवपाषाण कालीन स्थलों में पहला बुर्ज होम है, जो कि श्रीनगर में है। यहाँ से गर्तावास, कब्रों में मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले। अस्थि उपकरणों के साक्ष्य भी बुर्ज होम श्रीनगर से मिलते हैं। गुफ कराल, गुफ कराल कहाँ है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। पुलवामा, जो भी पुलवामा अटैक हो गया था, पहलगाम हुआ था, इसके पहले पुलवामा, तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुफ कराल नामक एक नवपाषाण कालीन स्थल भी है। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान प्रांत में है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मेहरगढ़ से ही प्राप्त होते हैं। मानव के साथ बकरी के दफनाए जाने के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ से, मानव के साथ बकरी मेहरगढ़ से, और मानव के साथ कुत्ता दफनाए जाने के प्रमाण सबसे पहले बुरजहोम श्रीनगर से मिलते हैं। चिरांद, जो कि छपरा बिहार में है, भारत में नवपाषाण काल का पहला अज्ञात स्थान है चिरांद, है ना। ये पहला अज्ञात स्थान है चिरांद, बिहार के छपरा में। अस्थि उपकरणों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। दाओजली हैंडिंग असम में है, दाओजली हैंडिंग। पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी तथा बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। पॉलिश पत्थर के औजार, चीनी मिट्टी, बड़ी संख्या में घरेलू बर्तन के साक्ष्य। कोल्डिहाबा, जो कि इलाहाबाद यूपी के इलाहाबाद में है, 6000 बीसी पूर्व चावल के साक्ष्य मिला। हस्त निर्मित मृदभांड तथा निवास के लिए झोपड़ियां, कोल्डिहाबा से हस्त निर्मित मृदभांड, निवास के लिए झोपड़ियों के साक्ष्य मिले। बरूडीह, यह सिंह भूमि झारखंड में है। बरूडीह, यहाँ से बहुत सारे उपकरण देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल समाप्त होता है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो चलिए आद्य ऐतिहासिक काल शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप अनुभूति आईसीएस चैनल को, यूट्यूब चैनल को अनुभूति आईसीएस नाम से, अनुभूति आईसीएस, अनुभूति आईसीएस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें लगातार वीडियो डालता रहूँगा। और अनुभूति आईसीएस कब से ये मैं चला रहा हूँ, अनुभूति आईसीएस टेलीग्राम टाइप करेंगे तो आ जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसमें एमपीपीएससी से रिलेटेड और विभिन्न एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज कराई जाती है, और विभिन्न क्वेश्चन डाले जाते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम को टेस्ट कर सकते हैं। और एग्जाम की नोटिफिकेशन जो भी आते हैं, वो एग्जाम की नोटिफिकेशन डाला जाता है टाइम से। और विभिन्न महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर सिनॉप्सिस भी प्रोवाइड की जाती है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक काल, हमने प्रागैतिहासिक काल देख लिया।
प्रागैतिहासिक काल के बाद आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। जैसा कि हमने बताया था कि इस काल में क्या होता है, मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जाता, किंतु लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य से ही प्राप्त हुए। जब लिपि तो मिली लेकिन पढ़ी ना जा सकी, तो पुरातात्विक साक्ष्य ही तो उस समय के इतिहास को बताएंगे। इसमें सिंधु सभ्यता को रखा गया है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को रखा गया है। सिंधु सभ्यता के बारे में आइए देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा मैप में आप एक देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ डेवलप हुई। ये अपना प्यारा भारत हो गया दोस्तों, ये अपना प्यारा ये भारत हो गया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर राजस्थान हो गया, यहाँ पर आपका गुजरात हो गया, ये एमपी हो गया, यहाँ पर आपका पंजाब और हरियाणा, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, जे एंड के, लद्दाख, और यहाँ पर यहाँ यूपी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा पाक है, यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और यहाँ आप देख सकते हैं ईरान इराक है, यहाँ पर अफगानिस्तान हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इधर अफगानिस्तान में राणा गुंडई वगैरह यहीं आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान में हड़प्पा भी देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो भी देखने, सूतकांगे डोर यहाँ देखने को मिलेगा जो कि पश्चिमी सीमा बनाता है। दायमाबाद दक्षिणी सीमा बनाता है इसका, जो कि महाराष्ट्र में है, एकमात्र स्थल है। वो सबसे दक्षिण में है। उत्तर प्रदेश में मांडा, जम्मू कश्मीर में सॉरी मांडा है, और उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर है, जो कि इसकी पूर्वी सीमा बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना इनका विकास है। सबसे ज़्यादा जो खोजे गए स्थल हैं गुजरात में पाए गए हैं, राजस्थान में भी ठीक ठाक स्थल मिलते हैं। गुजरात में धौलावीरा हो आपका, चाहे रंगपुर हो, लोथल हो, विभिन्न स्थल यहाँ देखे गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। भाई सिंधु सभ्यता हम पढ़ रहे हैं तो हमें, अब सिंधु तो नदी है, जो सिंधु की पंचनद है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, पंचनद। तो इन पंचनदों के इर्द गिर्द जिस सभ्यता का विकास हुआ, उसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। अब सभ्यता होती क्या है? सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता का जो विकास काल है, सिंधु सभ्यता का विकास काल 2500 बीसी से 1700 बीसी तक माना जाता है। 2500 से 1750। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है दोस्तों? सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसे है? त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12,99,000 ऐसे करके, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले थे, जिसमें 200 स्थल केवल गुजरात में हैं। ये देखिए, केवल 200 स्थल गुजरात में ही मिलते हैं 350 स्थलों में से। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, ये तो सबको पता है। जबकि विश्व की पहली सभ्यता
विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता, लेकिन विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया था। सर्वेक्षण किसने किया? जेम्स कनिंघम ने। सबसे पहले जानकारी सिंधु सभ्यता की किसने दिया? चार्ल्स मेसन साहब ने। चार्ल्स मेसन साहब को किसी ने सुना नहीं। बाद में जब होता है, सर्वे होता है, जेम्स कनिंघम जी और फिर जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में जब दयाराम साहनी जी करते हैं और अन्य पुरातत्वविदों ने जब उत्खनन करके देखा, तो एक बहुत बड़ी सभ्यता प्राप्त हुई, जिसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। तो सबसे पहली ईंट, घर बनाने की जो सबसे पहली ईंट थी, सबसे पहली नींव डाली थी, चार्ल्स मेसन ने 1826 में डाली थी। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 में किया। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी, जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने किया? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किया। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई। अब हड़प्पा चूंकि पहला उत्खनन स्थल था, हड़प्पा पहला उत्खनन स्थल था, यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, कांसे की खोज या कांसे का उपयोग इस सभ्यतावासियों के द्वारा किया जाता था। सिंधु सभ्यता की सीमाएं सिंधु सभ्यता की सीमाएं जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप बना हुआ है। उत्तर में मांडा चिनाब नदी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिम में सुतकांगे डोर दास्क नदी के किनारे है, जो कि पाकिस्तान में है। और ये जम्मू कश्मीर में है, मांडा चिनाब नदी के किनारे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुतकांगे डोर पश्चिम में दास्क नदी किनारे पाकिस्तान में है। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। पूरब में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। तो सिंधु सभ्यता की सीमाओं में हमने देखा कि उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा चिनाब नदी के तट पर, इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया। कम से कम इसका तो याद रहना चाहिए। उत्तरी सीमा है जगपति जोशी ने 1982 में। पूर्वी आलमगीरपुर है। हिंड नदी के किनारे इसे जयदत्त शर्मा जी ने खोजा था। आलमगीरपुर को शर्मा जी ने खोजा था, जयदत्त शर्मा जी ने। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका हड़प्पा। दक्षिणी महाराष्ट्र में दयमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर स्थित यह है। यहाँ से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी जिसे कहते हैं। दयमाबाद से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी पे प्रमाण मिला। पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगे डोर में है, जो कि दास्क नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ सबको याद होता होगा। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्या सुधार करना है, सुधार किया जाएगा। इसकी अब हड़प्पा 1921 में इसकी खुदाई दयाराम साहनी जी द्वारा किया गया। राब किस नदी किनारे है? रावी नदी के तट पर है। कहाँ है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। पिगट महोदय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं मिली? अवशेष किसके किसके मिले? तो कुम्हार का चाक मिला, हड़प्पा से चाक मिला। श्रमिक का आवास मिला, हड़प्पा से कुम्हार का चाक, श्रमिक का आवास, अन्नागार और मातृ देवी की मूर्ति मिली। कुम्हार का चाक, श्रमिक का आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है हड़प्पा से। और क्या मिलता है? लकड़ी की ओखली, ओ से ओखली, लकड़ी की ओखली मिलती है और लकड़ी का ताबूत मिलता है। RS-37 कब्रिस्तान, कब्र भी ये RS-37 मिलती है।
एक सींग वाला जानवर भी हड़प्पा से मिलता है। हाथी का कपाल स्वास्तिक का चिन्ह। वाह, क्या क्या मिल रहा है, यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है। देखिए, लकड़ी की ओखली कहाँ से मिली? हड़प्पा से लकड़ी की ओखली मिली है। ताबूत मिला है। ताबूत मिला। आर एस 37 कब्र मिली। आर एस 37 कब्र मिली। आर एस 37 कब्र मिलती है। एक सींग वाला जानवर मिलता है। एक सींग वाला जानवर मिलता है। हाथी का कपाल मिलता है। हाथी का कपाल मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह भी मिलता है। ठीक है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी जिसे कहा जाता है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से। अब आइए मोहनजोदड़ो देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, जस्ट हड़प्पा के बाद। इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी साहब के द्वारा की गई। यह इसकी अवस्थिति कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे है। 3-4 फैक्ट मिल गए, 4 फैक्ट यहाँ से मिल गए, काफ़ी है 3 मार्कर्स के लिए, 2 मार्कर्स के लिए। यह सिंधु सभ्यता का सबसे, ये कुछ विशेष में आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब इसको जो पीएससी में पूछेगा मेंस में, तो आप कैसे लिखेंगे? थोड़ा-सा देख लीजिए कैसे लिखेंगे। इनको लिखने के लिए तो बहुत ज़्यादा फैक्ट है आपके पास। अब स्थिति पहला, खोजकर्ता या आविष्कारक या आविष्कार, खोजकर्ता या उत्खननकर्ता। आप वो कीवर्ड चुन लीजिएगा क्या लिखेंगे। नदी, किस नदी किनारे है? विशेष, जुड़वा राजधानी वाला फैक्ट, या कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा फैक्ट मतलब शहर है ये। और अवशेष क्या-क्या मिले यहाँ से? अवशेष, अवशेष क्या-क्या मिले हैं? तो अवशेष यहाँ से, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं स्नानागार। आइए देखते हैं अवशेष क्या-क्या मिले हैं। तो यहाँ से स्नानागार, स्नान करेंगे, सबसे बड़ा अन्नागार यहीं से मिला है। पुरोहित का आवास, पुरोहित का आवास। अब चूंकि यहाँ पर जो स्नानागार था, थोड़ी सी कहानी यहाँ समझ लीजिए। इस स्नानागार को ये माना जाता था, सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते थे और लोग समूह में आकर के सीढ़ियों से उतर करके यहीं पर नहाया करते थे। तो निश्चित रूप से यहीं आसपास पुरोहित का आवास भी होगा। निश्चित रूप से आसपास पुरोहित का वास भी होगा। पुरोहित का वास है। पुरोहित पहनते हैं, पुरोहित सूती वस्त्र ही पहनते हैं, तो सूती वस्त्र भी होगा। सबसे चौड़ी सड़क क्यों होगी? क्योंकि लोग झुंड में आएंगे। लोग जब बहुत सारे स्नान करना है सामूहिक और झुंड में आएंगे, तो चौड़ी सड़क की जरूरत पड़ेगी। तो चौड़ी सड़क भी मोहनजोदड़ो में होगी। यहाँ बहुत सारे लोग भी आएंगे, आयोजन होगा तो सभागार भी होगा। और यहीं पर जब आयोजन होगा, चूँकि बहुत बड़ा स्नानागार है, सामूहिक आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से पशुपति शिव भी यहीं पर होंगे, कांसे की नर्तकी भी यहीं आयोजन होगा, सभागार है। तो कभी-कभी धार्मिक फंक्शन होते हैं, तो कभी-कभी सांस्कृतिक फंक्शन भी होते हैं, तो कांसे की नर्तकी भी यहीं मिलेगी। तांबे के ढेर यहाँ मिले हैं और घरों में कुएं के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपका। स्नानागार है, बहुत बड़ा स्नानागार, धार्मिक आयोजन यहाँ पर होता होगा, तो पूरा पुरोहित का आसपास आवास है। पुरोहित सूती वस्त्र पहनता है, सबसे चौड़ी सड़क की जरूरत पड़ेगी, सभागार भी है, पशुपति शिव भी हैं, कांसे की नर्तकी भी हैं, तांबे का ढेर, घर में कुआं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है?
मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यहाँ कब्रिस्तान तो नहीं मिला, लेकिन एक ही स्थान से कंकाल का ढेर मिला मोहनजोदड़ो में। यह कंकाल क्षतिग्रस्त हैं, जो बाह्य आक्रमण को दर्शाता है। क्षतिग्रस्त कंकाल ही बाह्य आक्रमण को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। विशाल अन्नागार जो है, विशाल स्नानागार तो नहीं बोल दिया, विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। स्वास्तिक मुहर का सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। अब नेक्स्ट स्थल देखते हैं, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर 1927 में खोजा गया। इसकी खुदाई आर्यन स्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह भी मिले हैं। सुतकांगेडोर से बंदरगाह के भी साक्ष्य पाए गए हैं। चौदड़ो है फिर। चौदड़ो 1931, इसकी खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। पाकिस्तान के कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर। एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। चौदड़ो में कोई दुर्ग नहीं है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पूरा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। चौदड़ो से कैसी ईंटें प्राप्त हुई हैं? वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। तो अब क्या क्या अवशेष यहाँ से मिले हैं? सौंदर्य सामग्रियां, मनका, गुड़िया, सुई धागा। सब सौंदर्य सामग्रियां ही, ऊपर से ही स्पष्ट कर दिया कि सौंदर्य सामग्रियां यदि मिली हैं, सुई धागा भी मिला होगा, गुड़िया भी मिली, मनका भी मिला। यहाँ से अलंकृत ईंट भी मिलती हैं, महत्वपूर्ण है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह भी यहीं से मिले हैं। ठीक है। दड़ो या कोट वाले, यहाँ नोट, दड़ो या कोट वाले शब्द किससे रिलेटेड हैं? पाकिस्तान में पाए जाएंगे, चाहे वो चौदड़ो हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, जुरिद जोदड़ो हो, वाला कोट, डाबर कोट, कोट दीजी। तो कोट वाले ये सब शब्द जो हैं, दड़ो और कोट से रिलेटेड स्थल, ये सब पाकिस्तान में हैं। आइए रोपड़ देखते हैं। रोपड़ की खोज 1953 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया था। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने, पंजाब प्रांत में है, सतलज नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 में खोजे थे इन्होंने। पंजाब के सतलज नदी किनारे है रोपड़। आधुनिक नाम इसे रूपनगर, अब रूपनगर इसे कहा जाता है रोपड़ को। मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों कुत्ता का साक्ष्य भी मिला है। ऐसा ही सब नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला था। तो रोपड़ बुर्ज होम से साम्यता रखता है, क्योंकि यहाँ भी पालतू जानवरों के साथ, कुत्ता के साथ है, मानव के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बनावड़ी, इसकी खुदाई 1973 में राविंद्र सिंह बिष्ट जी ने किया था। यह हरियाणा में है। इसके समीप रंगोई नदी है। रंगोई नदी किनारे बनावली है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण यहाँ नाली न मिलकर घरों में ही सोख्ता व्यवस्था थी। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, अर्थात सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। कुणाल, हरियाणा के फतेहाबाद जिला में कुणाल नामक स्थल है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अब आइए कालीबंगा देखते हैं। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से अलंकृत ईंट मिली है। कालीबंगा से चूड़ी मिली है, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले हैं। तो कालीबंगा से अलंकृत चूड़ी, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल, हवन कुंड मिले। राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज आलमानंद घोष द्वारा की गई है। कालीबंगा के लोग एक साथ 2 फसल उगाते थे। वाह! कालीबंगा के लोग 2 फसल एक साथ उगाते थे। वहाँ पे खेती में चना और सरसों उपजाने का विवरण मिला है। इसकी खुदाई बी के थापड़ तथा बीवी लाल ने किया था। बनवारी लाल।
धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इसकी खुदाई सर्वप्रथम जेपी जोशी ने किया था, जगपति जोशी 1967 में, एवं इसके बाद खुदाई राविन सिंह बिस्ट द्वारा 1990-91 में किया गया। यह गुजरात तथा पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी था, जो हरियाणा में है। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी था। सुरकोटदा, यह गुजरात में ही है। इसकी खुदाई जगपत जोशी जी ने ही किया है। यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़ों की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ छोटे बंदरगाह भी मिलते हैं। लोथल अर्थात गोदीवाड़ा, इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा डाक यार्ड का साक्ष्य मिला। यहाँ फारस की मुहर मिली, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से माप तौल के सामान भी मिले हैं। यहाँ से छोटा दिशा मापक यंत्र भी मिला है। यहाँ एक औद्योगिक शहर है। इस शहर में घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे, जो कि अपवाद है। यहाँ से युगल सावधान जोड़े में लाश मिला है, जो सती प्रथा का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। युगल सावधान लोथल से ही मिला है। अब रंगपुर देखते हैं। रंगपुर भी गुजरात में है। यहाँ से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी के साक्ष्य मिले ही है। सिंधु सभ्यता की अब विशेषताएं देख लेते, क्या क्या विशेषताएं हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटने का मतलब इस तरीके से काटती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है। ये पूरा पश्चिम दिशा में थी, जिसकी हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नगर नियोजन, जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। नगर नियोजन और जल निकास इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। नगर नियोजन और जल निकास सबसे बड़ी व्यवस्था थी यहाँ की। इसकी नालियां नरमोखों से ढकी हुई होती थी तथा सीधी थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इसका व्यापार विदेशों से होता था। इसकी भाषा भावचित्रात्मक पिट्रोग्राफिकल, समाज मातृसत्तात्मक था। लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण सबसे ज्यादा चित्र यू आकार के मिले हैं। मछली का चित्र देखने को मिला है। इनकी मुहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र है। इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। मुहरों पर गाय और सिंह का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता के मुहरों में सेलखड़ी का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, कांस्य इत्यादि से परिचित थे। लोहे से परिचित नहीं थे। मातौल के लिए न्यूनतम बाट 16 केजी का था, जो दशमलव प्रणाली का सूचक है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध तथा तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। सिंपल सी बात है, कोई भी लोग कृषि करेंगे। पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार ही था। लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार ही था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपर और पासा खेलते थे। सबसे प्रिय देवता शिव थे। सबसे पसंदीदा वृक्ष पीपल था। पसंदीदा जानवर सांड या वृषभ, बसहा बैल। पसंदीदा पक्षी बतख और आदरणीय नदी सिंधु नदी थी। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा था। विद्वान, योद्धा, 4 वर्गों में बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा और व्यापारी एवं शिल्पकार और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार, श्रमिक। वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से? वस्तुओं का आयात किस प्रदेश से? तो सोना अफगानिस्तान और ईरान कर्नाटक से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा बलूचिस्तान, खेतड़ी राजस्थान के और ओमान से। टिन ईरान और अफगानिस्तान से लाया जाता था। और वस्तुओं का आयात किया जाता था। और गोमेद सौराष्ट्र से लाया जाता था। लाजवर्द मणि मेसोपोटामिया से, महत्वपूर्ण देख लीजिएगा इसको। सीसा ईरान से लाया जाता था।
सिंधु सभ्यता के पतन के कारण देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन से आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता से संभावित संबंधित कुछ प्रमाण मिले हैं, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण जलवायु परिवर्तन है। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा था कि बाह्य आक्रमण और आर्यों का आक्रमण, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस आर राव बाढ़ कहते हैं। आर एल स्टाइन, अमनानंद घोष जलवायु परिवर्तन को मानते हैं। एम आर साहनी भूतात्विक परिवर्तन जल प्लावन को, जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता को, कनेडी के यू आर कनेडी प्राकृतिक आपदा जैसे मलेरिया और महामारी को मानते हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा की अवस्थिति मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है। दयाराम साहनी माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन किया था 1921 में, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में, राखलदास बनर्जी उत्खननकर्ता 1922 में उत्खनन वर्ष और सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है राजस्थान के, बेबीलाल और बी के थापड़ ने खोजा इसे 6169 ईस्वी में। घग्घर नदी किनारे बसा हुआ है। धौलावीरा लूनी नदी किनारे बसा हुआ, जिसे 1990-91 में राविन सिंह बिष्ट के द्वारा उत्खनन किया गया, जो कि कच्छ जिला गुजरात में है। गुजरात के कच्छ जिला में है। चणूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। गोपाल मजूमदार द्वारा उत्खनन किया गया 1931 ईस्वी में। सिंधु नदी किनारे बसा हुआ चणूदड़ो। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में है। रंगनाथ राव ने इसको उत्खनन किया 1955 में और 1962 भगवा नदी किनारे। कोटदीजी सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पाकिस्तान में है। कोटदीजी फजल अहमद खान द्वारा 1955-57 सिंधु नदी किनारे। सरस्वती रंगोई नदी किनारे बनावली है, हिसार जिला हरियाणा, राविन सिंह बिष्ट 1974 1953-56 में सतलज नदी किनारे। रोपण है, रोपण जिला पंजाब भारत में, यशदास शर्मा ने इसे खोजा था। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात में, अहमदाबाद भारत में है, रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया 1953-54 में। भादर नदी किनारे रंगपुर। आलमगीरपुर मोरठ जिला उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे 1958 में खोजा गया यशदत्त शर्मा के द्वारा। शुतकांगेडोर मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, आर एल स्टाइन द्वारा 1927 में खोजा गया दास नदी किनारे। सुतका खो मकरान के समुद्र तट पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतका खो है, जॉर्ज डेल्स द्वारा खोजा गया 1962 और सादीकोर नदी किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 बीसी पूर्व डेवलप हुई थी। इनका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी, एक दजला प्रांत जिसे कहा जाता है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों को के मध्य हुआ था। कहाँ? इराक में। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी, यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के 4 भाग थे: सुमेरियन, बेबीलोन, सीरिया और कैल्ड्रिया। 4 भाग थे मेसोपोटामिया सभ्यता के। झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने सभ्यता का विनाश कर दिया और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता 2100 ईसा पूर्व में डेवलप होती है। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहा जाता है। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर, ममी का विकास हुआ, अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता का विकास कब हुआ? रोम की सभ्यता 600 ईस्वी पूर्व में इसे इटली में विकसित किया गया। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार किया था। प्राचीन सभ्यता के यह सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी प्राचीन सभ्यता की सबसे विकसित सभ्यता थी इटली की सभ्यता, माने रोम की सभ्यता। आज भी सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण का केंद्र हैं। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा जूलियस सीजर एवं ऑगस्टस थे। जूलियस सीजर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई। जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था।
फारस की सभ्यता 500 बीसी में डेवलप हुई। वर्तमान में ईरान में है फारस की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया। स्पार्टा स्पार्टा अपने बहादुर सैनिक के लिए विख्यात है। यह ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज कर रहा था। जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टन्स को हरा दिया। पेली नदी की सभ्यता, यह चीन में 5000 बीसी विकसित हुई थी। ह्वांगहो नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ। यह सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। पेले नदी की सभ्यता। इस प्रकार से आद्य ऐतिहासिक काल भी संबंध खत्म होता है। आगे हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और इसे पढ़ा भी जा सकता है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। वैदिक काल से लेकर के अभी तक के समय को ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, हिस्टोरिकल पीरियड के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो जो ये इतिहास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक इसके साक्ष्य क्या क्या हैं, सिक्का और अभिलेख, विदेशी यात्रा के विवरण क्या क्या हैं, साहित्य में धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य में अपन देख सकते हैं वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। गैर ब्राह्मण धार्मिक में ही गैर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। ठीक है, तो ये विभिन्न चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों। अनुभूति आईसीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ज्वाइन करें अनुभूति आईसीएस, और इसी प्रकार के अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। और जो सुधार करना है उस पे कमेंट भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे।